अभिनव कैसे हो? गुड मैम, व्हाट अबाउट यू? मैं भी ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? यस मैम। ठीक है। प्रोजेक्ट का कुछ काम आगे बढ़ा? मैम, चैप्टर 1 2 बना लिए हैं और चैप्टर 3 के क्वेश्चन भरवा लिया है मैम। 110 रिस्पॉन्स आ गए हैं। उसके बाद अब टेस्ट लगाना है, वो पता नहीं कहीं। क्या टॉपिक था आपका? मेरा स्टडी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा। ओके। हाँ, इसमें यस मैम। ये क्या रहा है? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आपने क्वेश्चनर बना लिया, उसका रिजल्ट्स आ गए आपके पास? यस मैम, 110 आ गए मैम, बहुत है। हाँ हाँ, 110 तो बहुत है। यस मैम। तो उसमें ये होता है कि अगर जैसे आज हम काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे तो आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग में। उसमें आपको क्या है कि अभी जैसे पूरा मैं बताऊंगी क्या है। तो आप कोई भी दो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आप कर सकते हो कि जैसे जेंडर और ऑनलाइन शॉपिंग, इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं। कि अगर ओके मेल मैम। है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है ज्यादा, या फीमेल है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। हाँ जी मैम। राइट, तो इस तरीके से आपके जैसे सपोज 7 या 8 क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग पे। यस तो मैम। आप उन दो दो उन हर क्वेश्चन का जेंडर से रिलेशन कर सकते हो। ओके मैम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, याद है आपको कोई एक क्वेश्चन आपका, कोई भी? मैम, मैं एक मिनट क्वेश्चन खोल के बता देता हूँ मैम। हम्म। किसी और ने ज्वाइन ही नहीं किया। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट ऑनलाइन शॉपिंग कैन प्रोवाइड more facilities than conventional shopping? ओके। ऑनलाइन शॉपिंग देन कन्वेंशनल शॉपिंग। तो Yes, आपका ma'am. जो डेटा आया तो उसमें जैसे आपने अगर गूगल शीट ओपन करके देखी होगी जिसमें आपका डाउनलोड करी होगी ना। Yes, ma'am. तो उसमें मतलब नंबर आया, जैसे आपने स्केल वाले क्वेश्चन पूछे होंगे ना कि वेरी मैम, हाई या यस वेरी। मैम, जो मैंने ये पूछा था ना कन्वेंशनल शॉपिंग, इसमें 63.6 ने कहा है यस, 22.7 ने कहा है नो, और 13.6 ने कहा है नॉट श्योर। ओके। तो जब आपने जैसे सपोज आपने ये 1 2 3 4 चार ऑप्शन उन्हें दी, तो गूगल शीट में आपका ऑनलाइन शॉपिंग का और कन्वेंशनल शॉपिंग का आ गया होगा, है ना? यस मैम। मैम, पाई चार्ट बन गए हैं सब जगह ना, सब क्वेश्चनों के हम्म। पाई चार्ट बन गए हैं। ठीक है। आप ना एक्चुअली अभी मैं काई स्क्वायर बता रही हूँ, उसको सुन लो ध्यान से। तो आप ना अपना क्या कर सकते हो कि जेंडर और ऑनलाइन शॉपिंग, इन दोनों का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों को वेरिएबल को सिलेक्ट करके आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है। ओके मैम। तो उसे उसे आप ये प्रूव कर सकते हो कि क्या जेंडर का इफेक्ट कन्वेंशनल या ऑनलाइन शॉपिंग पे है। इसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चन आपका ऑनलाइन शॉपिंग का सेफ्टी से रिगार्डिंग है, तो सेकंड क्वेश्चन में आप रिलेशन कर सकते हो कि सेफ्टी और जेंडर में, कि मेल ज्यादा कंसर्न रहते हैं सेफ्टी इश्यूज से। इस तरीके से हर क्वेश्चन पे ना, हर क्वेश्चन का रिलेशन, मतलब दो वेरिएबल हमें चाहिए, तो एक तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, दूसरा आप कोई भी उठा सकते हो। एजुकेशन ले लो या जेंडर ले लो, या मैम, कोई मैंने सिर्फ डिजीज। जेंडर ही लिया है मैम, जेंडर और एज लिया है मैंने। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप एक बार ध्यान से सुनो, उसके बाद यू कैन अप्लाई दिस काई स्क्वायर टेस्ट ऑन योर रिसर्च, और उसमें फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे कर सकते हो आप। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, तो आई थिंक आई मस्ट स्टार्ट नाउ। उसमें ज्योति एंड गीतांश। Okay, see, first of all, we are starting with the chi-square test. I'm sharing the screen. See, what is chi-square test?
Actually, chi-square test is a non-parametric test. There are different types of test, parametric and non-parametric. Parametric test जो होते हैं वो कुछ उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेस पे कि उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं, लेकिन जब आपका डेटा इस तरीके का हो कि जिसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, राइट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमें तब अप्लाई करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास इस तरीके का डेटा है कि वी डोंट हैव एनी पैरामीटर्स, राइट. सो काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. काई स्क्वायर टेस्ट करता क्या है? इट इज actually showing you the relation between two categorical variables. chi-square test कुछ नहीं करता, आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, दोनों वेरिएबल जो आपके पास हैं वो कैटेगोरिकल होने चाहिए. कैटेगोरिकल वेरिएबल्स या फिर अगर कॉन्टिन्यूस, अभी मैं बताती हूँ कि कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होते हैं, और अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसमें सिर्फ ऑर्डिनल, राइट, उसमें आपके ऑर्डिनल होने चाहिए. कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, दो कैटेगोरिकल या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आपको उठाने हैं, ऑर्डिनल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, और आप ये चेक करते हो कि क्या उनमें आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है, कि एक के चेंज होने से दूसरा चेंज होगा या नहीं, एक के इंक्रीज होने से दूसरे में कोई फर्क पड़ता है या नहीं. तो जब भी आपके पास कोई दो वेरिएबल्स हों एंड यू वांट टू सी द एसोसिएशन और द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू वेरिएबल्स, देन यू कैन अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट. जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ये देखना चाहते हो कि क्या जेंडर की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है. वी हैव टू वेरिएबल्स, जेंडर एंड ऑनलाइन शॉपिंग. तो क्या इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है? एक फीमेल ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती है या एक मेल ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो क्या जेंडर और ऑनलाइन शॉपिंग में कोई रिलेशन है? सो काई स्क्वायर टेस्ट इज बेसिकली यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट. लेकिन वो वेरिएबल्स जो हैं वो सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल होने चाहिए. कैटेगोरिकल, लेट मी टेल यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में क्या होता है, दीज वेरिएबल्स हैव सम कैटेगरीज, इनकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है. कैटेगरीज कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे जेंडर, जेंडर कौन सा वेरिएबल है? इट इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, क्योंकि जेंडर की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, राइट. इसी तरीके से लाइक एजुकेशन, education is your categorical variable because it has further categories, maybe the primary education, right, then UG, then PG, then doctorate. So different categories are there ki if I am educated, educated is fine, lekin how much educated you are, you have done UG, you have done PG, you have done doctorate, so what you have done, education. So different categories are there. So like there can be general examples. Suppose if you have your hair can be different categories. The color of the hair can be black, it can be brown, it can be bronze. So different colors can be there, right? So it having a different categories, so it is also a categorical variable. Categorical variables are those variables, I hope I am audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा. तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स इन विच देयर आर सम कैटेगरीज. तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हो तो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, राइट. तो अगर आपको काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है तो जो आपके दो वेरिएबल्स जिन पे आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहते हो वो दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल होने चाहिए, यानी कि उनकी फर्दर कैटेगरीज होनी चाहिए, राइट. अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में क्या होता है, देयर आर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. जैसे कि एक है आपका नॉमिनल और दूसरा आपका हो गया ऑर्डिनल, राइट. मतलब है तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, लेकिन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं.
अब देखो कैटेगोरिकल वेरिएबल की फर्दर कैटेगरीज कैसे हैं, जैसे अगर नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि आपको फिक्स्ड है। नॉमिनल में क्या रहेगा कि आपकी देयर कैन बी अंडर नॉमिनल देयर कैन बी टू और मोर देन टू कैटेगरीज। नॉमिनल में आपके जो कैटेगरी है वो दो होंगी या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे जेंडर, इसकी दो ही कैटेगरी है, मेल और फीमेल, या फिर दो से ज्यादा भी कैटेगरी है तो वो नॉमिनल वेरिएबल होगा। लेकिन नॉमिनल वेरिएबल की प्रॉब्लम क्या है, नॉमिनल वेरिएबल की जो कैटेगरीज हैं उनका कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है। कैटेगरीज ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। जैसे जेंडर है, जेंडर कौन सा हुआ, कैटेगोरिकल हुआ और नॉमिनल कैटेगोरिकल हुआ। नॉमिनल हुआ क्योंकि इसके अंदर दो या दो से कैटेगरी तो है, लेकिन मेल को पहले रखोगे या फीमेल को पहले रखोगे, आप बता सकते हो विच वन इज बिगर? नहीं, मेल शुड दोनों कम सेम। फर्स्ट, नहीं बता सकते हैं ना कि इनकी कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डरिंग तो फिक्स नहीं है कि नो मेल को ही मैम। पहले आना चाहिए, राइट, कि फीमेल को आना चाहिए। तो जेंडर क्या हुआ, एक नॉमिनल कैटेगोरिकल हुआ बिकॉज कैटेगरी इज द ऑर्डर ऑफ द कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से एजुकेशन भी अगर आप देखो तो ये भी आपका एक नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एजुकेशन में इसलिए है क्योंकि इनमें कोई आपको आप नहीं कह सकते कि अ, आपका कोई डिफाइन नहीं है कि प्राइमरी कहाँ से शुरू होता है या यूजी कहाँ से शुरू होता है, कि आपको यहाँ तक अगर आप कर लोगे तो आप कम एजुकेटेड हो या ज्यादा एजुकेटेड हो। ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर आपने सिर्फ प्राइमरी कर रखा है तो यू आर लेस एजुकेटेड, या सिर्फ यूजी करके भी आप लेस एजुकेटेड हो सकते हो, सिर्फ पीजी करके भी आप मोस्ट एजुकेटेड हो, ऐसी भी डिफाइन नहीं है ना। मतलब आप एजुकेटेड हो, ज्यादा हो या कम हो, इसकी कोई इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो यस कि सीक्वेंस है कि पहले प्राइमरी होना चाहिए, फिर यूजी होना चाहिए, फिर डॉक्टरेट होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप ज्यादा एजुकेटेड हो या कम एजुकेटेड हो, राइट। तो इसकी आपको कोई फुल फ्लैज इनके बीच में जो गैप है कि प्राइमरी और यूजी के बीच में जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है। प्राइमरी में हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम लगे, यूजी में कम लगे, पीजी में और कम लगे, राइट। तो इसको आप कोई स्पेसिफिक ऑर्डरिंग नहीं दे सकते। हेयर हेयर आपके ब्लैक है या ब्राउन है या ब्रोंज है, इसमें भी आपका बिल्कुल कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि ब्राउन वालों को फर्स्ट कैटेगरी दोगे या ब्रोंज को फर्स्ट कैटेगरी दोगे, राइट। तो जब आपका एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं है, एजुकेशन में सीक्वेंस है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो आपका वो वेरिएबल आपका क्या माना जाएगा, नॉमिनल माना जाएगा, राइट। तो नॉमिनल वेरिएबल में आपका आ गया आपके वेरिएबल आगे। नॉमिनल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स वेयर द कैटेगरी ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डिनल वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स आते हैं जहां पे कैटेगरी डिफाइंड है। कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, जहां पे कैटेगरी डिफाइंड है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग आपको बहुत पसंद है या नहीं, तो उन्होंने अगर आपने कोई स्केलिंग उन्हें दी है, 5 स्केल या 7 स्केल, राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने उनको 5 स्केल पे रेट किया है। 5 स्केल पे रेट करने का मतलब आपने उनको 5 ऑप्शंस दिए हैं कि ओके वेरी गुड, पहली ऑप्शन आपने उन्हें दी है, दूसरी ऑप्शन आपने उनको दी है गुड, तीसरी ऑप्शन आपने उनको दी है न्यूट्रल, और चौथी ऑप्शन आपने उनको दी है बैड, और पांचवी ऑप्शन दी है वेरी बैड। मैम इसमें तो इनकम हो सकता है? इसमें इनकम आ सकता है? इनकम भी नहीं आता, जैसे एजुकेशन वैसे ही इनकम, क्योंकि ये आपके इनमें इनकम में क्या है कि आप स्पेसिंग उनमें इक्वल नहीं है कि कम लो इनकम में क्या रखोगे। अगर किसी की 5 लाख है तो क्या वो लो इनकम माना जाएगा, या किसी की 5 करोड़ है तो क्या वो हाई इनकम आएगा, नो मैम। राइट। तो उनके बीच में जो स्पेसिंग है ना दैट इज नॉट इक्वल, ठीक है। आप एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं बता सकते कि 10,000 है तो लो आएगा, और अगर अबव, मतलब हम उसको इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते कि दिस इज लोअर ग्रुप एंड दिस इज हायर ग्रुप,
क्लियर? जैसे एजुकेशन में वी कैन नॉट से कि प्राइमरी इज लेस एजुकेटेड एंड डॉक्टर इज हाई एजुकेटेड। अगर हो सकता है कि किसी ने डबल डॉक्टरेट या ट्रिपल डॉक्टरेट कर रखी हो तो फिर वो होगा ज्यादा एजुकेटेड, राइट? तो सो व्हेन यू कैन नॉट से कि व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑर्डर, लेस एजुकेटेड और मोर एजुकेटेड में क्या आएगा, कौन सी चीज आएगी, राइट? इसी तरह से हाई और लो इनकम में कौन सा आएगा। तो व्हेन दिस इज नॉट डिफाइंड तो दोज आर योर ऑर्डिनल। अगर आपका स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है तो दैट इज योर ऑर्डिनल। जैसे ऑर्डिनल में आपको सीक्वेंस पता है, गुड और वेरी गुड में भी इन्होंने डिफरेंशिएट किया है इवन, राइट? तो यू नो कि सबसे पहले वेरी गुड आएगा, या अगर आप रिवर्स लेना चाहते हो तो लोअर से स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले वेरी बैड, देन न्यूट्रल, देन गुड एंड देन वेरी गुड। सीक्वेंस इज वेरी मच डिफाइंड, राइट? So ordinal variables are those variables where you can define the sequence। और जिनमें हम ये गैप नहीं ढूंढ पा रहे ना, जैसे एजुकेशन और इनकम, ये एजुकेशन और इनकम इस तरह के जो है, इसमें ये एक और कैटेगरी बल्कि होती है। नॉमिनल में तो बिल्कुल आप डिफाइन नहीं कर पाते, ऑर्डिनल में आप बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर पाते हो। तो एक और कैटेगरी है जहाँ पे स्पेस इक्वल नहीं है, तो वो कैटेगरी के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं, एजुकेशन और इनकम है। ये भी कैटेगोरिकल वेरिएबल, लेकिन ना तो ये कैटेगरी में आते कि बिल्कुल डिफाइंड है, ना इनके बीच में ये आता कि बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड है। तो इनके बीच में स्पेसिंग इक्वल नहीं है, इसलिए इनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल तो है, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि ऑर्डिनल है। क्लियर? इसका नाम मैं भूल रही हूँ, डिक्टोमिस शायद कुछ है। क्लियर एवरीवन? यानी कि या तो फिक्स होना चाहिए या फिक्स नहीं होना चाहिए। तो फिक्स है तो आप कह सकते हो कि ये ऑर्डिनल है, और अगर फिक्स नहीं है तो वो आपका नॉमिनल है। कैटेगोरिकल वेरिएबल समझने के बाद अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस तरीके का डेटा है जिसकी ऑर्डरिंग बिल्कुल डिफाइंड है, जैसे अगर इनकम है, इनकम की ऑर्डरिंग पूरे तरीके से आप डिफाइन नहीं कर सकते, स्पेसिंग अगर आपने ले ली अपने हिसाब से कि 10,000 से कम को मैं लो इनकम लूंगा और 50,000 से ऊपर को मैं हाई इनकम लूंगा, तो वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके सब्जेक्टिव रिजल्ट्स हैं, आपने अपने हिसाब से डिसाइड करे। ठीक है? तो इसलिए आप उस पे काई स्क्वायर टेस्ट नहीं लगा सकते जब तक कि उनके बीच में बिल्कुल क्लियर ऑर्डर डिफाइंड ना हो। क्लियर? तो इसलिए कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में आप लगा सकते हो, अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो। और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में ये चीज आपको नोटिस करनी है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। देयर कैन बी मोर देन 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहते हो तो 2 से ज्यादा वेरिएबल पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जरूर होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आपस में जो कैटेगरीज हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, हर कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। Got the point? Every category should be different. There should not be any relationship कि अगर लोअर कैटेगरी है और अबव कैटेगरी है, आपस में उनका कोई भी आसपास नहीं होने चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से देखना है कि उनके बीच में वो नॉमिनल वाला कैटेगोरिकल वेरिएबल है या ऑर्डिनल वाला है, यानी कि उनके बीच में ऑर्डरिंग डिफाइंड है या उनके बीच में ऑर्डरिंग डिफाइंड नहीं है। नाउ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमने देख लिए, अब काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या है। काई स्क्वायर टेस्ट का हाइपोथेसिस हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल हैज नो एसोसिएशन विद द सेकेंड वेरिएबल। लाइक इस केस में अगर हम लें कैटेगरी, कौन कौन से 2 वेरिएबल लेना चाहते हो बताओ? किस किस कोई भी 2 वेरिएबल में अगर आप रिलेशन देखना चाहते हो तो वो कौन से 2 वेरिएबल हो सकते हैं? आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर सोचो, कौन से 2 वेरिएबल हो सकते हैं जिसमें आप रिलेशन देख सकते हो? दोनों के दोनों कैटेगोरिकल होने चाहिए, चाहे उसमें रिलेशनशिप का ऑर्डर
फिक्स्ड हो या रिलेशनशिप का ऑर्डर फिक्स्ड ना हो। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ द वेरिएबल्स नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल। एक एग्जाम्पल दो मुझे नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल का और दूसरा ऑर्डिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल का, कोई दे सकता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से? नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल का एग्जाम्पल। हेलो यस मैम। अभिनव, अब नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल बताओ कोई एक नॉमिनल। मैम जेंडर हो जाएगा नॉमिनल में तो। ठीक है, जेंडर हो गया। और अब एक एग्जाम्पल बताओ ऑर्डिनल का। मैम एक मिनट प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ। ऑर्डिनल में कोई भी हो सकता है जिसमें आपने वहां पे उनको रैंकिंग दी है, जैसे कि गुड, वेरी गुड, बैड, ये वाला दिया है, या 7 स्केल दिया है कि स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, और 7 कैटेगरी जिसमें हम बना देते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऑर्डिंग फिक्स है, या 3 ही आपने दिए हैं, गुड, वेरी गुड, गुड और न्यूट्रल, या फिर गुड, न्यूट्रल और बैड, 3 कैटेगरी दी है। तो जो जहां पे भी ऑर्डरिंग फिक्स है, चाहे वो 3 स्केल है, 5 स्केल है, 7 स्केल है, जहां पे ऑर्डरिंग फिक्स है कि सबसे पहले बैड आएगा, फिर आएगा न्यूट्रल और फिर आएगा गुड, तो दिस इज योर नॉमिनल वेरिएबल। चाहे फिर वो ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर करो, गुड न्यूट्रल बैड करो या बैड न्यूट्रल गुड करो, बट योर ऑर्डरिंग इज डिफाइंड। ये नहीं है कि गुड के बाद बैड लिख देंगे और फिर न्यूट्रल लिखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ है कि नहीं? पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेफ है कि नहीं? पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए पर्सनल इंफॉर्मेशन से कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, इज इट सेफ और यस नॉट? मैम। तो इसके लिए आपने उनको ऑप्शन क्या दी? एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, क्वाइट कॉन्फिडेंट, मॉडरेटली कॉन्फिडेंट, स्लाइटली कॉन्फिडेंट, नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। Exactly. This is your nominal categorical variable. Sorry, ordinal categorical variable. Because here you have the categories where the sequence is defined. ठीक है, तो आपको जब भी यानी कि आप अगर चाहो तो जेंडर में और ऑनलाइन शॉपिंग, इन दोनों वेरिएबल्स में आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो। तो अगर आपको ये पता करना है कि वेदर यू कैन अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट ये और नॉट, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक कि आपका एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है या नहीं है। फिर ये अलग बात है कि वो नॉमिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी हो सकता है, या तो उनकी ऑर्डरिंग फिक्स हो सकती है या तो उनकी ऑर्डरिंग फिक्स नहीं हो सकती, बट इट शुड बी अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ओके, जब आपने अपना वेरिएबल डिफाइन कर लिया, कैटेगरी चेक कर ली कि उसमें कैटेगरी है या नहीं, उसके बाद एसपीएसएस टेस्ट अब कैसे लगाते हैं? एसपीएसएस में नल हाइपोथेसिस हमारा ये रहेगा कि दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नल हाइपोथेसिस हम एच नोट से डिफाइन करते हैं, एच नोट मींस नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस हमेशा हम नेगेटिव में, नो में लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस काई स्क्वायर टेस्ट में अज्यूम करा है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स, और जो H1 है ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है और ये नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है। यानी कि अगर दोनों वेरिएबल्स में नल हाइपोथेसिस है कि दोनों में कोई एसोसिएशन नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा कि दोनों में एसोसिएशन है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, या फिर अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो फिर ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। तो दोनों एक दूसरे, दोनों का सेम मतलब है, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब आपको बाद में समझ आएगा नल हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट अप्लाई कर देंगे। सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ डेटा यू शुड हैव। आपके पास जो भी आपने क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है उसमें आप अपना कॉलम बना लो। ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये आपके रिस्पोंडेंट्स हैं। रो में आपके रिस्पोंडेंट्स आएंगे, जितने भी आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन आप रो में लिखते जाओ। पहले आपने उनका नाम लिख लिया, ये जो 1 2 3 कोड दे दो या नाम लिख लो, जैसे यहाँ पे आईडीज आप दे सकते हो या नेम लिख सकते हो, कुछ भी। उसके बाद
आप उनकी जनरल इंफॉर्मेशन की वेदर दे आर स्मोकर्स और नॉन स्मोकर, वेदर दे आर मेल और फीमेल, वेदर दे आर एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, तो जो भी आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो कॉलम में आते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी एक शीट बनानी है वेयर इन द रोज यू हैव द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड इन द कॉलम्स यू हैव ऑल योर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपका नेम का है तो फर्स्ट कॉलम में नेम आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपने उनसे अगर पूछा था ऑक्यूपेशन का तो सेकंड कॉलम आपका ऑक्यूपेशन का बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जेंडर का था तो थर्ड कॉलम में जेंडर आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में आपने उनसे प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा कि वेदर यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल शॉपिंग, तो फोर्थ कॉलम में उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपना एक डेटा बनाना है। अब एसपीएसएस में देखते हैं कैसे रन होता है। मैं एसपीएसएस ओपन करती हूँ। एसपीएसएस अगर आपको लगता है कि एसपीएसएस वैसे तो ये पेड होता है, इजीली नहीं मिलता, लेकिन इसका ट्रायल वर्जन इजीली मिल जाता है। तो ऑनलाइन अगर आप लिखोगे कि एसपीएसएस ट्रायल वर्जन, तो वो 30 डेज का ट्रायल आपको मिल जाएगा। मैं मुझे तो पहले यूज किया था वो एक्सपायर हो गया मैम। हाँ, क्योंकि वो 30 डेज या 14 डेज के लिए ही होता है। नहीं मैम, उसमें जब सब्जेक्ट था हमारा तब यूज किया था ना, तब तो वापस कैसे डल नहीं रहा है मैम वो। मतलब एक मशीन पे जैसे मतलब एक लैपटॉप पे अगर आपने एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोबारा डाउनलोड हो जाएगा। आप दूसरी आईडी से डाउनलोड कर लो। नहीं हो रहा। मैम नहीं हो हम रहा, तो वो कर एक्सेस करके देख लिया मांगते हैं, बहुत आईडी बार। मांगते हैं, तो फिर नहीं होता वो। हाँ, तो वो ये जरूर हो सकता है कि वो उसमें एक मशीन आईडी होता है, तो आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसका उसने उसको यूज कर लिया, तो आप किसी और लैपटॉप पे आपको ट्राई करना पड़ेगा या किसी और कंप्यूटर पे, उस पे हो जाएगा अगर पॉसिबल हो कि आप दूसरे पे कर लो। लेकिन मैं तो वैसे कई बार कर चुकी हूँ, हो जाता है, इमीडिएट नहीं होता होगा। मैं 2-3 बार करके देख चुका हूँ, नहीं हो रहा।
मैम के घर में लाइट चली गई, थोड़ा वेट कर लो। Am I audible? यस मैम। यस मैम। Abhinav, am I audible, beta? यस मैम, यस मैम, यू आर ऑडिबल। Hello. यस मैम। Abhinav, Divya, Jyoti, am I audible? यस मैम। Okay, यस beta. मैम। Okay, okay, ठीक है बेटा। यस मैम। तो चलो अब एसपीएसएस डाउनलोड। तो आपने अभी जो पहले ही एड ऑन कोर्स की जो पहली क्लासेस हैं फिर वो कैसे करी एसपीएसएस अगर नहीं है तो? मैम ली नहीं मैम। ली नहीं। मैम ने अगर दोनों बताया था, एक्सेल भी बताया था और एसपीएसएस का भी बताया था, तुम एक्सेल पे ही करा था। अच्छा, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना बेटा, ये एक्चुअली एक्सेल में नहीं लगता, ये सिर्फ एसपीएसएस पे ही अप्लाई कर सकते हो आप। तो इसके लिए फिर एसपीएसएस होना जरूरी है। एक बार मैं लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, उस लिंक पे क्लिक करके देखना कि आप लोग डाउनलोड कर पा रहे हो एसपीएसएस या नहीं। ओके ओके मैम। ओके मैम। ठीक। ठीक है, इसमें इस टेस्ट को लगाने से ना आपकी प्रोजेक्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं हम। तो देखो इस तरह का एक आइकन आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा जब आप इसको एसपीएसएस मैं को आपकी स्क्रीन डाउनलोड शेयर करेंगे। नहीं हो रही है। हाँ, एक सेकेंड, आई जस्ट फॉरगॉट, मैं दोबारा शेयर कर लेती हूँ। कहाँ गई स्क्रीन? कुछ काम करो तो ये नेटवर्क ज्यादा इश्यूज क्रिएट करता है, अदरवाइज तो सही चलता है। एसपीएसएस का है, ये आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। जब एसपीएसएस आप डाउनलोड करोगे, आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो रहा है अभी। हम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। इसमें एसपीएसएस में जरूरी नहीं है कि आपके पास एक एसपीएसएस की ही फाइल हो, एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल, कोई भी फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं।
ओपन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जस्ट वेट। शायद ये थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा ही लग रहा है। तो इसमें मतलब आपकी अगर आपने एक्सेल में फाइल है तो वो भी इसमें अपलोड कर सकते हो एसपीएसएस में। किसी भी तरीके की फाइल है, एक्सेल की या सीएसवी फाइल बनी हुई है आपकी, तो कोई भी फाइल है, जो भी आपकी फाइल है वो आप एसपीएसएस में जाके इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब आप इस एसपीएसएस में ओपन करोगे तो वो अपने हिसाब से उस डेटा को ठीक कर लेगा, ठीक है, अपनी एसपीएसएस की फाइल में कन्वर्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये स्क्रीन जब एसपीएसएस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लोज बटन है राइट हैंड साइड पे बिल्कुल नीचे, शायद आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन बेटा? यस मैम। ओके, तो ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो आप इस स्क्रीन को क्लोज कर दो। तो देखो यहाँ पे आपका ये एसपीएसएस ओपन हो गया है। लेफ्ट साइड में देखो दो आपको दिख रहे होंगे, एक डेटा व्यू होगा और एक वेरिएबल व्यू, ठीक है। तो ये दोनों व्यू आप अपने डेटा के यहाँ पे देख सकते हो। जब आप इसमें फाइल अपलोड कर लोगे तो आप अपना डेटा देख सकते हो, और वो डेटा किस तरीके का है, नॉमिनल वेरिएबल है या ऑर्डिनल स्केल है, जो भी है वो सारा वहां पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही ये स्क्रीन ओपन होती है आप अपना फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लो। फाइल को अपलोड करने के लिए यू नीड टू गो टू फाइल। फाइल का सबसे ऊपर आपको शायद बटन दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला जो आइकन है फाइल का है, उस पे आपको क्लिक करो। थोड़ा सा इस तरह के सॉफ्टवेयर थोड़ा सा, क्योंकि शायद मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? यस, फाइल पे जब आपने क्लिक किया तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएंगी कि जैसे एक्सेल पे क्लिक करते हैं ना, सेम वैसा ही है इसमें। फाइल पे जब क्लिक करते हैं कि कोई न्यू फाइल है या ऑलरेडी ओपन फाइल है, तो इस तरह की ऑप्शन आपके पास आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये? ओके, फाइल पे क्लिक किया तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें देखो बहुत सारे यहाँ पे आपको आइकन्स दिख रहे होंगे, न्यू, ओपन, इंपोर्ट डेटा। तो अगर आपको लगता है कि आपको डेटा यहीं पे बनाना है एसपीएसएस में, तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी, वहां पे आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओपन, अगर आपके पास ऑलरेडी एसपीएसएस फाइल बनी हुई है, उसको अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ से जाके आप ओपन पे क्लिक करोगे, डेटा पे आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी एसपीएसएस के अलावा अगर किसी और फॉर्मेट में फाइल है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक्सेल का भी ऑप्शन है, सीएसवी, टेक्स्ट डेटा, एसएएस डेटा, इनमें से किसी भी तरीके की आपकी फाइल हो उस पे क्लिक करो और आप वो पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, राइट। तो अभी मेरे पास जो है, मेरे पास ऑलरेडी एसपीएसएस का ही फाइल है। तो अभी एसपीएसएस की इसमें ऑप्शन नहीं दिख रही है, तो मैं एक्सेल पे क्लिक करती हूँ। तो ये एक्सेल की जितनी भी फाइल्स हैं वो सब दिखा देगा। तो आपकी अगर एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल पे क्लिक करो, सीएसवी की फाइल है तो सीएसवी पे क्लिक करो। अब जहां पे भी इस कंप्यूटर में सीएसवी फाइल है या एक्सेल फाइल है वो सारी ओपन करेगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये इतना स्लो क्यों काम कर रहा है। ओके, देखो सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब क्योंकि मेरी एसपीएसएस की फाइल है तो देखो फाइल ऑफ टाइप लिखा हुआ है, फाइल ऑफ टाइप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रही है एसपीएसएस की फाइल्स की, ठीक है। तो मैंने एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया, तो जो भी एसपीएसएस वाली फाइल्स होंगी वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। ये देखो दो फाइल यहाँ पे दिख रही है, carb.sav और या फिर कोर्स अंडरस्कोर इवेल्युएशन। तो मुझे अब ये कोर्स इवेल्युएशन वाली फाइल चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट करा और ओपन करा। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी।
ठीक है, उस फाइल का जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली एसपीएसएस यहाँ पे डेटा व्यू में शो कर देगा, ऑटोमेटिकली उसको वहां से लेके यहाँ पे पेस्ट कर देगा। कोई भी आपकी फाइल हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे फिर अम, किसी भी तरीके की फॉर्मेट की आपकी फाइल हो। Here it is, you can see, जैसे ही हमने उस फाइल पे क्लिक किया तो उस फाइल में जो भी डेटा था वो यहाँ पे ओपन हो गया। उस फाइल में इतने सारे कॉलम आप देख सकते हो। ये इसलिए ये दो दो वेबकैम पता नहीं क्यों ओपन है, इसीलिए शायद स्लो हो रखा है ये। एनी हाउ, क्या हो रहा है ये कुछ पता नहीं है। इतने आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये यूजिंग वेबकैम वेबकैम? यस मैम। तो ये इतने सारे क्या हुआ, क्लिक करके इसकी देख लो वजह क्या हो से रहा है। शायद। हाँ, उस पे वो जो एरो वाला है उस पे क्लिक करके देख लो क्या होता है। हाँ, इतने सारे वेबकैम यूज हो रहे हैं शायद इसीलिए ये स्लो भी हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। चलो इसको छोड़ते हैं, अपने डेटा पे जाते हैं। ओके, ये अब ये जो है यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? यस मैम। इसको उठा के देखती हूँ, अगर ये कहीं चले जाएं तो उठ के। चलो कोई बात नहीं, इसी में देखो थोड़ा सा एक दो कॉलम नहीं दिख रहे, देखो ये वो सारे कॉलम यहाँ पे आ गए। पहला आईडी, मतलब आपने अपने रिस्पोंडेंट्स को अगर कोई आईडी दी है तो वो आईडी आ गई पहले कॉलम की। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने कोई डेट है, डेट का कोई कॉलम आ गया। नेम, उनका जो फर्स्ट नेम है वो आ गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें लिखा हुआ है लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम अलग क्वेश्चन पूछा होगा, लास्ट नेम अलग क्वेश्चन, तो अलग कॉलम में आ गया। उसके बाद जेंडर हो गया आपका, जेंडर के बाद आपकी होगी बर्थ डेट का क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट कॉलम इज अबाउट बर्थ डेट। देन मेजर, मेजर यहाँ पे ये है कि इसमें ये पूछा गया है कि आप एज ए मेजर सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो अपने। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो ये जो जैसे मेजर से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 4 5, इसका मतलब ये है कि आपने उनको 5 ऑप्शंस दी थी, 1 2 3 4 5। जैसे 1 में हो सकता है आपने दिया हो कि स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, 5 ऑप्शन आपने उन्हें दे दी। तो अगर उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक किया है तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा, 3। ठीक है, ऑप्शन का नाम लिखा है कि दे हैव क्लिक्ड ऑन ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट नंबर 2, तो रो 2 में देखो उसने कौन सी ऑप्शन पे क्लिक किया है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? तो उसके बाद यानी कि ये सारे आपके कौन से वेरिएबल हो गए, ऑर्डिनल वाले। अभी तक जो नहीं आपके अपने आप ही है ना इसमें? ये डेटा नहीं, ये डेटा तो आपको बनाना पड़ेगा। आपने नहीं डेटा अगर मतलब ऑप्शन लिया है, जो इसने ऑप्शन लिया अपने आप लिए कि हमको ही देने पड़ेंगे? नहीं, ये ऑप्शन आपको जो आप एक्सेल में लिखोगे ये सिर्फ एक्सेल से उठा लेगा। तो इस कॉलम में जो भी लिखा होगा, जो आपने शीट डाउनलोड की होगी उसमें उसका नाम लिखा होगा, है ना, यस मैम। ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ अगर आपको ये खुद बनानी पड़ेगी तो इसमें आपको ऑप्शन का नाम नहीं, इसमें यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नंबर्स लिखने होंगे कि अगर ऑप्शन 3 है तो 3 लिखना होगा यहाँ पे। ये मतलब ठीक है, हमको खुद करना होगा? हाँ, ये फाइल तो आपको खुद बनानी होगी, ये एज इट इज उस फाइल को ले लेगा। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं पता ना कि वो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरी गुड, तो इट डजंट नो टू दिस सॉफ्टवेयर की वेरी गुड ऑप्शन नंबर 2 में है, या आपने कैसे दिया था, वेरी गुड ऊपर रखा था नीचे रखा था, तो है ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो आपको अपना डेटा खुद। इसके लिए क्या बेटा? मैम जो लेबल्स हैं वो हमें खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ, आपको अपने जैसे ये कॉलम तो आपके ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे, कॉलम के नाम तो, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आपने पूछोगे उसके हिसाब से कॉलम बनते चले जाते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा होगा ये तो गूगल शीट में ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा होगा वो फर्स्ट कॉलम में आता है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड कॉलम में। तो कॉलम्स तो आपके बन जाएंगे, उन कॉलम्स का नाम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप उसको अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकते हैं ना? क्या बेटा? आवाज कट रही है आपकी। वेरिएबल में जाकर भी चेंज कर सकते हाँ, आप वेरिएबल व्यू में जाके अपना डेटा चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे चेंज करना चाहो तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन होती है, और अगर आप जब एक्सेल बना रहे हो उस टाइम पे वहीं पे अगर चेंज करना चाहो तो वहां पे आप अपना डेटा अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन
ये आपको याद रखना है कि जितने भी ये जो आपके नॉमिनल तक तो ठीक है, बर्थ डेट तक ये जो कॉलम है ये आपके नॉमिनल है, मतलब कैटेगरी कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जिनकी कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, जैसे कि नेम में या फिर जेंडर में, ठीक है। लेकिन यहाँ से मेजर से जो है आपके ऑर्डिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल शुरू हो गए, जहाँ पे ऑर्डर डिफाइन है, तो आपने वहां पे लिखना है कि ऑप्शन 3 है तो 3 पे क्लिक किया है, 1 ने, सेकंड ने 4 पे क्लिक किया है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में उसने फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने कौन सी ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो ये एक डेटा आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा से आपने 60-65 लोगों से ही भरवाया है क्वेश्चन, है ना। 60 या 65 इतने ही क्वेश्चनियर्स भरवाए हैं ना, या 100 शायद। मैम 100+ है। हाँ, तो थोड़ा सा इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है मैम बेटा, कम डेटा कर दूं बना। रिस्पॉन्स? नहीं, कम मत करना, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने गूगल शीट टाइप की होगी आप उसको देख लेना, उसमें लिखा होगा, जैसे थर्ड ऑप्शन में अगर वेरी इफेक्टिव है तो उसको आपने उसमें वेरी इफेक्टिव लिख रखा होगा, तो आप उसको फटाफट से 3-4 करते चले जाना, एक कॉलम को उठाओ और उसमें फटाफट फटाफट नंबर्स देते चले जाओ, है ना। तो 1-1.5 घंटे में आपकी ये डेटा बनके तैयार हो जाएगा, ज्यादा टाइम ओके नहीं मैम। लगेगा। ठीक है, ये फाइल हमारी बन गई, अब हम जल्दी से वो लगा लेते हैं वरना हमारा टाइम फिनिश होने वाला है। हमने ये डेटा बना लिया, उसके बाद वेरिएबल व्यू अगर हम देखना चाहते हैं इनका, तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके का डेटा ये है। जैसे जो आपका आईडी वाला डेटा है वो एक स्केल डेटा है ना। जो नेम है वो नॉमिनल डेटा है। नॉमिनल क्यों है ये अभी, क्योंकि इनमें आपकी कैटेगरीज हैं, तो वो कैटेगरिकल डेटा है आपका। नॉमिनल कैटेगरी डेटा मैंने बताया था ना, जिसमें कैटेगरीज हैं लेकिन कोई उनका सीक्वेंस डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको बता देगा कि कौन सा डेटा है आपका, स्केल कह लो या ऑर्डिनल कह लो। ऑर्डिनल डेटा कौन सा होता है, जो जिसमें 5 स्केल या 7 स्केल या 3 स्केल दिया होता है, तो ऑर्डिनल को आप स्केल डेटा भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपने स्केलिंग करी है 5 का या 3 का, जिसमें गुड बैड वेरी गुड कुछ ना कुछ पूछा है। तो इसलिए ये जो सारे क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बता रही थी, ये सारे क्वेश्चन आपके स्केलिंग पे हैं, तो ये स्केल डेटा है, वो नॉमिनल डेटा है, तो ये इस तरीके से डिफाइन कर देगा। क्लियर। तो इसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लिख देगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो आपको सिर्फ अपना डेटा बनाना है, उसके बाद सीधा आप काई स्क्वायर कैसे लगाओगे उसकी बात करते हैं। ऊपर आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज। एनालाइज पे क्लिक करो। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद ये जो तीसरे नंबर पे पावर एनालिसिस, रिपोर्ट्स, थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे क्लिक करो। ठीक है, एनालाइज पे गए, एनालाइज के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे गए। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन क्रॉस टैब पे जाना है। काई स्क्वायर लगाने के लिए हम एनालाइज पे गए, एनालाइज के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर क्रॉस टैब। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको वो दो वेरिएबल जिस पे आप काई स्क्वायर लगाना चाहते हो वो दोनों वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे एक तो हमने जेंडर ले लिया, जेंडर कैटेगोरिकल वेरिएबल है, हमने जेंडर ले लिया, इसको चेक करना चाहते हैं, तो जिस पे आप चेक करना चाहते हो उसको आपको उन दोनों में से एक को रो में और एक को कॉलम में लेके जाना है, ताकि वो उसी हिसाब से टेबल बना के देगा आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, किसी भी एक को रो में और किसी को भी कॉलम में ले जा सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जिसमें कैटेगरीज कम हो उसको कॉलम में ले जाओ, तो जिससे क्या होगा कि टेबल छोटी बनेगी। दैट्स द ओनली रीजन, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप एक को रो में और एक को कॉलम में ले जाओ। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं हमें जिन पे काई स्क्वायर लगाना है, तो जेंडर उनमें से एक है, इसको मैं ले जाती हूँ, उस जेंडर को सिलेक्ट करो जिसपे काई, दो वेरिएबल में से जो पहला वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करो, फिर इस एरो पे क्लिक करो, इसका मतलब ये वाला जो आपका वेरिएबल है ये रो में चला जाएगा। ठीक है, अब अपना दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल सिलेक्ट करो। दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल, सपोज हम ये मेजर ले रहे हैं कि मेल में, सॉरी मेल फीमेल में, और वो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शन करते हैं, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, कि मेल एक पर्टिकुलर तरह का सब्जेक्ट लेते हैं एज ए मेजर सब्जेक्ट और फीमेल दूसरा सब्जेक्ट लेती हैं, तो ये हम चेक कर रहे हैं। तो ये दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल हमने उठा लिया, ये है मेजर सब्जेक्ट। क्लियर। तो दो आपने ले लिए, जेंडर और सब्जेक्ट्स, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, हमें ये चेक करना है। दोनों एक रो में ले गए, एक कॉलम में ले गए। ये दोनों लेने के बाद आपको एग्जैक्ट यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा
एग्जैक्ट पे क्लिक करो। एग्जैक्ट पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एसिम्प्टोटिक ओनली पे क्लिक करेगा। इसका कोई खास मतलब नहीं है। मतलब जब आप लास्ट में टेस्ट निकालते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी होती है, तो उसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। तो अगर आपको सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिम्प्टोमेटिक नहीं चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आपको एग्जैक्ट पे क्लिक करो। टाइम लिमिट पर टेस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, कि कितना टाइम में आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप एग्जैक्ट पे क्लिक कर दो और वो ऑटोमेटिकली अपने आप 5 मिनट्स ले लेगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको क्या करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एग्जैक्ट में जाओ। एग्जैक्ट में जाके एग्जैक्ट पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, और कंटिन्यू। ये करने के बाद दोबारा स्टेटिस्टिक्स, एग्जैक्ट के नीचे एक आइकन दिया हुआ है स्टेटिस्टिक्स, उस पे जाओ। स्टेटिस्टिक्स में जाके, क्योंकि हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काई स्क्वायर को क्लिक कर दो। इसका मतलब आप इन वेरिएबल्स पे काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहते हो, और किसी को टेस्ट को आपको नहीं छेड़ना है, और कंटिन्यू करना है, दैट्स इट। देन यू नीड टू गो टू सेल्स, कि आपकी जो टेबल की सेल्स बनेंगी उसमें जो एक्चुअली जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसका जो फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसलिए हम नहीं करते क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने आप वो फॉर्मूला लगाएगा, तो हमें उस फॉर्मूला को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली उसका जो फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो इसलिए फॉर्मूला में हम काउंट्स में हम ऑब्जर्व को ऑलरेडी ये टिक करता है सॉफ्टवेयर, और एक्सपेक्टेड को हमें टिक करना है। उसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं वो हम रो और कॉलम और टोटल इनको भी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हम जो रिजल्ट्स हैं परसेंटेज में भी देखना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप परसेंटेज में नहीं देखना चाहते तो इसको क्लिक मत करो, सिर्फ एक्सपेक्टेड पे क्लिक करो। और रेजिडुअल्स में, रेजिडुअल का मतलब होता है डिफरेंस, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस आपको आएगा, तो अनस्टैंडर्डाइज पे क्लिक कर दो। क्लियर? ऑब्जर्व पे पहले से क्लिक था, हमने सिर्फ एक्सपेक्टेड पे, परसेंटेजेस में रो कॉलम टोटल पे, और अनस्टैंडर्डाइज पे क्लिक किया है, और कंटिन्यू। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट जैसा वैसा का वैसा रहने दीजिए, स्टाइल जैसा है जैसा वैसा का वैसा रहने दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे ओके बटन दिख रहा है, सिर्फ इसको क्लिक कीजिए, आपके काई स्क्वायर टेस्ट के रिजल्ट्स अपने आप बन के आ जाएंगे। दैट्स इट इन काई स्क्वायर टेस्ट। आपको बस अब इस काई स्क्वायर टेस्ट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। काई स्क्वायर टेस्ट आपका लग चुका है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, ऑडिबल हो मैम। ओके, तो ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए, हमें सिर्फ इसको इंटरप्रेट करना है। देखो, जो पहली टेबल आपको दिख रही है केस प्रोसेसिंग समरी की, एक्चुअली ये चेक कर रही है कि आपके टोटल जितने रिस्पोंडेंट्स थे, तो उस डेटा में, मेरे डेटा में 183 रिस्पोंडेंट्स थे। तो ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स आपके 183 थे। तो सारे के सारे 100 के 100% वैलिड है। कई बार क्या होता है कि आपने डेटा बनाया, उसमें कोई वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, तो उसमें कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपने फिल करना भूल गए, कुछ भी हुए, तो वो यहाँ से पता चल जाता है, तो रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पता चल जाता है। तो हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज में 0 है, 0% मिसिंग है, और टोटल के टोटल आपके वैलिड केसेस हैं 183 के 183। तो ये जो है, सिर्फ ये टेबल सिर्फ ये बताती है कि वेदर योर डेटा इज करेक्ट और नॉट, वो सही है या नहीं। अब सेकेंड टेबल पे आ जाओ। सेकंड टेबल पे हमारे जो दो वेरिएबल थे, जेंडर और हमारा मेजर सब्जेक्ट, उन सबका इन्होंने पूरे कैलकुलेशंस दिखाई हैं। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया था, रो में हमने जेंडर लिया था, तो रो में जेंडर आ गया, फीमेल और मेल, और कॉलम में हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, उनके नाम आ गए, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अदर एंड टोटल। ठीक है, तो अब ये दिखा रहा है कि टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो कि साइकोलॉजी के लिए टोटल जो है, टोटल काउंट देखो 62 है। अगर ध्यान से देखोगे काउंट नीचे, काउंट 62 है, इसका मतलब टोटल साइकोलॉजी 62 लोगों ने ऑप्ट करी है, जिसमें से 54 फीमेल हैं और 8 लोग मेल हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करो तो टोटल काउंट 35 है, 35 में से 7 फीमेल हैं और 28 मेल हैं। इस तरीके से हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है कैटेगरी वाइज
कि 33 काउंट है सोशियोलॉजी का, जिसमें से कि 12 फीमेल है और 21 मेल। ये क्लियर हो गई टेबल? यस मैम। तो इसमें साथ साथ परसेंटेज दी हुई है कि टोटल का कितना परसेंट हुआ, कि अगर 8 लोगों ने साइकोलॉजी के टोटल में से 8 ने लिया है, तो इसका मतलब 8% लोगों ने, जेंडर में से 8% लोगों ने ये लिया है, और मेजर के हिसाब से देखें तो 12% लोगों ने साइकोलॉजी को अडॉप्ट करा है। तो दिस इज द टेबल। उसके बाद ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट आ गया। काई स्क्वायर टेस्ट के आप रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करने हैं, सिर्फ ये जो काई स्क्वायर सबसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, पियर्सन काई स्क्वायर, उसकी वैल्यू आई है 54.50, और कोई भी टेस्ट की जो वैल्यू आती है, उसके लिए आपको उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी, असिम्प्टोमेटिक सिग्निफिकेंस लेवल ही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो आई है, जिसे पी वैल्यू हम बोलते हैं, पी वैल्यू आई है 0.001। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको आपकी पी वैल्यू 0.05, 3 तरह के लेवल होते हैं, 1%, 5%, 10%, तो इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ 5% की बात करते हैं। 5% लेवल की वैल्यू होती है 0.05। अगर आप अपने टेस्ट 5% सिग्निफिकेंस पे चेक करते हो, तो उसकी वैल्यू होती है 0.05। तो अगर आपका जो टेस्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम है, तो इसका मतलब द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, the results are significant, and that's why you are rejecting the null hypothesis. अगर आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो, पी वैल्यू 0.05 से कम होगी तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, और अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे 0.001 दिखाई दे रही है सबको? काई स्क्वायर की वैल्यू एसिम्प्टोमेटिक में 0.001 दिखाई दे रही है। यस मैम। तो 0.001 0.05 से छोटा है या बड़ा है, ये बताओ। छोटा। 0.05 से छोटा है, राइट। तो इसका मतलब हम नल, द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, सो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये बताओ, नल हाइपोथेसिस हमने क्या लिया था? याद है हमने नल हाइपोथेसिस क्या लिया था? नल हाइपोथेसिस हमने लिया था कि वी एज्यूम दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जेंडर और मेजर में कोई भी रिलेशन नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अब हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन है। जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था कि इन दोनों में रिलेशन है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। और नल हाइपोथेसिस का जो उल्टा है कि इन दोनों में रिलेशन है, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि रिजल्ट्स बता रहे हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड द देयर सब्जेक्ट्स दे ऑप्टेड फॉर। कुछ समझ में आया? हेलो? तो आपका रिजल्ट ये निकला कि फीमेल मेल यानी कि जेंडर में और सब्जेक्ट्स में, इनमें आपस में काफी एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है। अगर फीमेल है तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा होती हैं, मतलब इंक्लाइंड होती हैं, और एक मेल है दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर फीमेल्स ने साइकोलॉजी लिया है, और ज्यादातर मेल ने इकोनॉमी लिया है, राइट। तो इस तरीके से एक सब जेंडर वाइज सब्जेक्ट्स पे इफेक्ट है। ठीक है, फीमेल्स ने इकोनॉमी बिल्कुल नहीं लिया है, ज्यादातर मेल ने लिया है इकोनॉमी, फीमेल ने नहीं लिया। इसी तरीके से मेल ने साइकोलॉजी नहीं लिया, फीमेल्स ने ज्यादा लिया है। तो अल्टीमेटली काई स्क्वायर के रिजल्ट्स भी यही बता रहे हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड द मेजर। तो इस तरीके से आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे जेंडर और ऑनलाइन शॉपिंग में अगर रिलेशन देखना है,
तो आप जो आपका सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रिलेशन देखना चाहते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पूछा है ऑनलाइन शॉपिंग, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग बेटर है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल शॉपिंग। तो आपका रिलेशन देखना चाहते हो कि जेंडर में, और जेंडर का कितना इफेक्ट पड़ता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल शॉपिंग। इस चीज को डिसाइड करने में जेंडर का कोई रिलेशन है या नहीं है। जेंडर और क्वेश्चन नंबर 1 इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो आप क्या करो, दोनों को सेलेक्ट करो और इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लास्ट में आप काई स्क्वायर की पी वैल्यू देके बता सकते हो कि यस इट मैटर्स। अगर एक मेल है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करती है या नहीं करती, फीमेल है तो प्रेफर नहीं करती। तो हर क्वेश्चन का आप जेंडर से या एज से या किसी और चीज से कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे अनुभव नहीं अभिनव, यस मैम। तो अगर आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा और आप जेंडर जैसे आप बता रहे थे तो जेंडर को सिलेक्ट कर लेना और क्वेश्चन नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेना और दोनों को सिलेक्ट करके और ये आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो। लास्ट में प्रूव हो जाएगा कि दोनों में रिलेशन है या नहीं है। और ये जो टेबल है, एक ही टेस्ट लगाना है ना हमको? टेस्ट तो एक ही लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि बार बार हर क्वेश्चन का जेंडर से करना पड़ेगा। तो बार बार आपको काई स्क्वायर टेस्ट लगाना पड़ेगा हर हर वेरिएबल के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और जेंडर के लिए आपने अप्लाई करा, जो काई स्क्वायर की टेबल आई वो आपने वहां पे पेस्ट कर दी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 और जेंडर के लिए फिर से काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और जेंडर के लिए। गेटिंग द पॉइंट? ओके मैम। हाँ, तो इस तरीके से करके आपकी हर क्वेश्चन की एक टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगी और वो टेबल आप वहां पे पेस्ट कर सकते हो। और अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बन जाते हैं, यहाँ से आप ग्राफ्स भी बना सकते हो। और यहाँ पे भी ऑप्शन होती है कि जब आप टेस्ट लगा रहे थे उस टाइम पे भी वो आपसे पूछता है, अगर आपको चार्ट्स चाहिए तो वो साथ में चार्ट्स भी दिखाता है। तो एक बार दोबारा से बताती हूँ। एनालाइज में गए थे, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में गए थे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के बाद क्रॉस टैब्स, क्रॉस टैब्स में जाने के बाद जो भी हमें दो वेरिएबल चाहिए थे, एक को रो में ले गए, दूसरे को कॉलम में। देन एग्जैक्ट में गए, एग्जैक्ट में हमने एग्जैक्ट को सिलेक्ट करा। देन स्टेटिस्टिक्स में गए, स्टेटिस्टिक्स में काई स्क्वायर को सिलेक्ट करा। सेल्स में गए, सेल्स में हमने एक्सपेक्टेड को, रो, कॉलम और टोटल परसेंटेज और अनस्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स, इन चार चीजों को सिलेक्ट करा, कंटिन्यू किया एंड दैट्स इट। बाकी सब ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही आपको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे डिस्प्ले क्लस्टर्ड बार चार्ट्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप क्लिक कर सकते हो। तो फिर आपको जब टेबल्स रिजल्ट्स आएंगे तो साथ में आपको चार्ट भी बन के आ जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिकली चार्ट बन के आ गया। तो ये चार्ट भी आप वहां पे पेस्ट कर सकते हो, आपको चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ बन के आएगा। इसको यहाँ से कॉपी करना और अपनी जो वर्ड फाइल है वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको चार्ट बना बनाया मिल जाएगा और ये काई स्क्वायर की टेबल मिल जाएगी। काई स्क्वायर का आप इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो कि अगर ये 0.05 से कम है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन है। अगर ये 0.505 से ज्यादा आती वैल्यू तो आप लिखते कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज इनसिग्निफिकेंट। तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो हर दो वेरिएबल्स के लिए आपको एक टेबल और एक चार्ट बना के आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। ज्योति, दिव्या, कुछ समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, ठीक है अभिनव, तुम काई स्क्वायर लगाओगे फिर अपने प्रोजेक्ट पे? यस मैम। ठीक है। एक्चुअली आज के टाइम टेबल में मुझे एक और टेस्ट करवाना है, साइन टेस्ट। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो जल्दी से मैं उस टेस्ट को भी करवा देती हूँ। साइन टेस्ट क्या होता है, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है वैसे ही देयर इज वन मोर टेस्ट एंड
पीपीटी जब तक ओपन हो रही है, साइन टेस्ट है। साइन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज पेयर्ड सैंपल्ड साइन टेस्ट। फुल फॉर्म जो है इसको हम साइन टेस्ट ऐसे कैजुअली बोल देते हैं, इसका पूरा नाम है पेयर्ड सैंपल्ड साइन टेस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली साइन टेस्ट कब आप अप्लाई करते हो? साइन टेस्ट आप अप्लाई करते हो जैसे किसी पर्टिकुलर कंडीशन के होने से पहले और होने के बाद अगर आपको कुछ चेक करना हो तो आप साइन टेस्ट लगाते हो। इजीली लैंग्वेज में मैं एग्जांपल देके चलती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको ये देखना है कि आपने ये देखा कि जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनकी, आपने सिगरेट स्मोकर्स जो है उनकी उनका एक टेस्ट करवाया, हाइपोनेथेरेपी, मतलब जिसमें उनको सिगरेट को छोड़ने के लिए जो भी है उनकी ट्रेनिंग हुई 6 वीक्स की। तो क्या इस ट्रेनिंग को या इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद उन स्मोकर्स की हैबिट चेंज हुई या नहीं हुई, ये आपको देखना था। तो आपने मतलब बिफोर दैट प्रोग्राम आपने उनकी स्मोकिंग हैबिट्स को नोट किया बिफोर दैट प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम, राइट? तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस पर्टिकुलर कंडीशन से पहले और उस पर्टिकुलर सिचुएशन से पहले और उस सिचुएशन के बाद, बट द सब्जेक्ट इज सेम। सब्जेक्ट मतलब सिगरेट cigarette smoking habit. Cigarette smoking is dependent variable here. Cigarette smoking डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रहा है क्योंकि आपको ये देखना है कि वो सिगरेट स्मोकिंग प्रोग्राम से पहले क्या उनकी स्मोकिंग हैबिट्स थी और उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद उनकी क्या हैबिट्स थी। तो जो हैबिट्स है दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम। Their smoking habits depend upon the program, so smoking depends upon the program. That's why smoking is a dependent variable. So dependent variable should be same. Before वाले में भी smoking habits हैं और after भी you are checking smoking habits. तो in this situation you can apply sign test. अगर किसी एक सब्जेक्ट को आप 2 सिचुएशंस में स्टडी करना चाहते हो, बिफोर दैट सिचुएशन एंड आफ्टर दैट सिचुएशन, देन यू कैन अप्लाई साइन टेस्ट। लेकिन अगर आपको यू वांट टू सी द मीडियन डिफरेंस कि बिफोर से पहले जो डेटा आया और आफ्टर, मतलब वो कितनी सिगरेट स्मोक करते थे इस प्रोग्राम से पहले, सपोज वो दिन में 10 सिगरेट स्मोक करते थे और इस प्रोग्राम के बाद वो 5 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 10 माइनस इस प्रोग्राम के बाद वो दिन में 6 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तो डिफरेंस रहा 4। उनकी स्मोकिंग हैबिट्स में डिफरेंस आया 4। तो आप अगर उसका मीडियन देखना चाहते हो, मीन नहीं देख रहे हो आप, मीडियन डिफरेंस, मीडियन जो आपका होता है कि एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू जो है, तो अगर आप उनकी दोनों डेटा की मीडियन डिफरेंस देख रहे हो देन यू हैव टू अप्लाई साइन टेस्ट। अगर आप मीन डिफरेंस देखते हो तो यू कैन अप्लाई टी टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है टी टेस्ट, इसी तरह की सिचुएशन पे आप टी टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो और आप साइन टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टी टेस्ट है वो मीन डिफरेंस चेक करेगा। अगर आपको मीडियन डिफरेंस ही चेक करना है तो आपको साइन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप सिचुएशन इज क्लियर। जैसे काई स्क्वायर क्लियर था, काई स्क्वायर आप तब लगाते हो जब आपके पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है जिसकी की कुछ कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज ऑर्डर्ड या नॉन ऑर्डर्ड हो सकती हैं, लेकिन कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए। इसी तरीके से साइन टेस्ट जब लगता है जब आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन से पहले और इस सिचुएशन के बाद का डेटा आपके पास है। सिचुएशन जैसे ये भी हो सकती है या कोई कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ये दूसरा एग्जांपल है, आप ये चेक करना चाहते हो कि रिएक्शन टाइम कितना है अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। 2 डिफरेंट कंडीशंस मतलब एक रूम में जब ब्लू लाइट है तो रिएक्शन टाइम कितना है, और अगर रूम में रेड लाइट है तो रिएक्शन टाइम कितना है, राइट? तो हेयर कंडीशंस आर डिफरेंट। जैसे पहले एग्जांपल में कंडीशंस क्या थी? बिफोर एंड आफ्टर, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? ब्लू एंड रेड। क्लियर? तो कंडीशंस और सिचुएशंस कैन बी एनीथिंग देयर, बट देयर विल बी 2 सिचुएशंस, लेकिन उन दोनों सिचुएशन में जो वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सेम रहेगा। हर बार आपको ब्लू लाइट हो या रेड लाइट हो, आप चेक कर रहे हो रिएक्शन टाइम।
ब्लू लाइट में भी रिएक्शन टाइम देख रहे हो और रेड लाइट में भी कि कितना टाइम लगता है रिएक्ट करने में। अगर रेड लाइट हो कमरे में तो हर बार आप रिएक्शन टाइम ही चेक कर रहे हो, ठीक है। हर बार आप स्मोकिंग हैबिट्स ही चेक कर रहे हो, प्रोग्राम से पहले भी और स्मोक प्रोग्राम के बाद भी। तो जब आपके पास 2 सिचुएशंस हो और उन दोनों सिचुएशन में आपको रिएक्शंस, उन दोनों सिचुएशंस में आपको डेटा कलेक्ट करना हो, तो आप साइन टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। साइन टेस्ट अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको दोबारा से हम चलते हैं एसपीएसएस पे। एसपीएसएस पे हम अब इस वाले को बंद करते हैं, नया मैं डेटा इंपोर्ट करती हूँ। वैसे ही जैसे कि सपोज मेरी एक्सेल फाइल है तो मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, एक्सेल पे क्लिक करके अब मुझे लगता है कि मेरी एक्सेल फाइल नहीं है, मेरी एसपीएसएस फाइल है, क्योंकि वहां पे एसपीएसएस की ऑप्शन नहीं थी, तो यहाँ पे एसपीएसएस की ऑप्शन मिल जाएगी। मैंने एसपीएसएस सेलेक्ट किया और ये काब वाली जो फाइल है ये मैंने ओपन कर ली, राइट। तो अब देखो ये मेरा एक नई फाइल का डेटा आ गया है यहाँ पे। एक्चुअली सिचुएशन क्या है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जब वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली ड्रिंक लेते हैं तो वो कितना डिस्टेंस रन कर पाते हैं, और जब वो स्पोर्ट पर्सन्स एक दूसरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाली ड्रिंक लेते हैं तो वो कितना डिस्टेंस रन कर पाते हैं, कितनी रनिंग कर पाते हैं। क्या उनकी रनिंग में कुछ डिफरेंस है? मतलब हम डिस्टेंस देख रहे हैं, रनिंग डिस्टेंस देख रहे हैं, रनिंग डिस्टेंस इन कार्ब ड्रिंक एंड रनिंग डिस्टेंस इन कार्ब प्रोटीन ड्रिंक। जैसे रेड लाइट और ब्लू लाइट थी रूम में, वैसे ही हमारे पास जब वो स्पोर्ट्समैन कार्ब ड्रिंक पीता है तो वो कितना डिस्टेंस रन करता है, जब वो कार्ब प्रोटीन वाली ड्रिंक पीता है तो वो कितना डिस्टेंस रन करता है। तो ये सिचुएशन है। जैसे कि हमने बताया था साइन टेस्ट कब लगता है, जब दो सिचुएशन, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक कार्ब प्रोटीन वो पीता है, एक बार जब वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रिंक पीता है और एक बार वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाली ड्रिंक पीता है। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपको ये चेक करना है कि क्या डिस्टेंस जितना वो रन कर पाते हैं उसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं है। तो ये डेटा यहाँ पे है कि 94 किलोमीटर्स और कार्ब प्रोटीन के बाद 95 फिर 92। तो जितने भी रिस्पोंडेंट से आपने लिया, 18 स्पोर्ट्समैन से आपने भरवाया कि कार्ब प्रोटीन पीने के बाद कितना डिस्टेंस रन कर पाए और कार्ब प्रोटीन पीने के बाद कितना डिस्टेंस रन कर पाए। साइन टेस्ट लगाने के लिए एनालाइज में जाओ, ज्यादातर टेस्ट आपके एसपीएसएस के एनालाइज में ही लगते हैं। एनालाइज में जाओ एंड एनालाइज में यू कैन गो टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पहले एनालाइज के अंदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बाद आपको एक विंडो ओपन होगी जिसमें है लीगेसी डायलॉग्स। यू क्लिक ऑन लीगेसी डायलॉग्स। लीगेसी डायलॉग्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड लास्ट एक ऑप्शन नजर आएगी, टू रिलेटेड सैंपल्स, उस पे क्लिक करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गो टू एनालाइज, then go to non-parametric test, and then legacy dialogues, and lastly from the legacy dialogues you can go to two related samples। two related samples पे क्लिक करो। टू रिलेटेड सैंपल्स पे क्लिक करोगे तो एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको जिन दो वेरिएबल्स पे आपको साइन टेस्ट अप्लाई करना है उनको सिलेक्ट कर लो। तो हमें क्या करना है, कार्ब प्रोटीन, अब हमें दोनों को एक एक करके भी ले जा सकते हैं। जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स वाली के मैंने सिलेक्ट किया और मैंने एरो पे क्लिक किया तो ये उधर चला गया वेरिएबल 1। उसके बाद अब दूसरा जो है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वाली ड्रिंक, दूसरी सिचुएशन है तो उसको मैंने उधर कर लिया। तो दोनों वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ड्रिंक और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन ड्रिंक। तो दो तरह की ड्रिंक है, तो क्या इससे डिस्टेंस में फर्क आएगा ये हमें देखना है। I hope I am audible and you people are listening to me. यस मैम। ओके, तो ये हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा टेस्ट साइन टेस्ट है, तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट विलॉक्सन टेस्ट लिया हुआ है, जो हमें नहीं करना, हमें साइन टेस्ट करना है। तो हम साइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे और विलॉक्सन को डी क्लिक करना है आपको। तो उसके बाद गो टू एग्जैक्ट। अगेन एग्जैक्ट में जैसे पहले सिलेक्ट किया था, एग्जैक्ट को सिलेक्ट कर लो, 5 मिनट्स वाला, कंटिन्यू कर दो। और ऑप्शंस पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये सब ले सकते हो, अदरवाइज एज इट इज इसको चलने दो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। और ओके पे क्लिक कर दो एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट्स।
ये जो फर्स्ट टेबल है फ्रीक्वेंसी वाली, पहले इसने लिखा नेगेटिव डिफरेंस 4। इसका मतलब ये है कि कार्ब प्रोटीन पीने के बाद जो डिस्टेंस है, और कार्ब ड्रिंक, सिर्फ कार्ब ड्रिंक पीने के बाद जो डिस्टेंस है, कार्ब प्रोटीन में से अगर कार्ब वाला डिस्टेंस लेस करा जाए तो 14 पॉजिटिव आते हैं और 4 नेगेटिव आते हैं। इसका मतलब कार्ब प्रोटीन ज्यादा है। कार्ब प्रोटीन की वैल्यू, कार्ब प्रोटीन पीने के बाद डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, क्योंकि उसमें से अगर आप कार्ब प्रोटीन वाला डिस्टेंस लेस कर रहे हो तो पॉजिटिव 14 आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब कार्ब प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? तो इसने किस में से किसको माइनस किया है? कार्ब प्रोटीन ड्रिंक वाले डिस्टेंस में से सिर्फ कार्ब ड्रिंक वाला डिस्टेंस माइनस किया है, और ऐसा करने से 4 वैल्यूज नेगेटिव आई हैं और 14 लोगों की वैल्यू पॉजिटिव आई है। टोटल हमने 18 लोगों से फिल करवाया था, तो 18 में से 14 लोग यानी कि कार्ब प्रोटीन पीने के बाद ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए और 4 लोग कम डिस्टेंस कवर कर पाए। तो दिस टेबल इज शोइंग द रिजल्ट्स। देन एग्जैक्टली जो हमें साइन टेस्ट चेक करना है, साइन टेस्ट की वैल्यू आपकी आई है, देखो इसकी जो पी वैल्यू आई है वो है 0.031। 0.031 वैल्यू 0.05 से चेक करो, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05। बताओ 0.031 0.05 से कम है या ज्यादा? कम। कम है, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट? एक्सेप्ट। रिजेक्ट। रिजेक्ट करना है बेटा, एक्सेप्ट नहीं। अगर 0.05 से कम है तो इसका मतलब डिफरेंसेस आर सिग्निफिकेंट, यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो क्योंकि ये 0.05 से कम है तो वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस हमारा था वो ये कहता था कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को पीने से मतलब चाहे आप कोई भी ड्रिंक पियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस में। हम उसको रिजेक्ट करते हैं एंड वी आर सेइंग यस, there is a difference after drinking carb protein drink, they can run more distance as compared to before carb drink. क्लियर? हमने यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस हमने साइन टेस्ट में लिया था कि दोनों में कोई भी डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। देयर इज नो डिफरेंस इन डिस्टेंस आफ्टर ड्रिंकिंग बोथ द ड्रिंक्स, चाहे वो प्रोटीन वाली ड्रिंक पिए या विदाउट प्रोटीन ड्रिंक पिए, उनके डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमारे रिजल्ट्स उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। इट मींस वी आर सेइंग यस, देयर इज अ डिफरेंस इन डिस्टेंस रनिंग, इन द रनिंग डिस्टेंस। जो लोग प्रोटीन वाली ड्रिंक ले रहे हैं वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू जो कम कार्ब ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में। क्योंकि देखो अगर टेबल देखोगे तो कार्ब प्रोटीन वाली ड्रिंक में से आप कार्ब ड्रिंक को लेस कर रहे हो, तो यानी कार्ब प्रोटीन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इट मींस द रिजल्ट्स आर सेइंग there is a difference in running after taking protein. People can cover more distance. Clear हुआ ये रिजल्ट? हेलो? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका साइन टेस्ट था, और साइन टेस्ट हम यूज करते हैं जब हमारे पास दो सिचुएशन हो अलग अलग, लेकिन दोनों सिचुएशन में हम एक ही चीज को चेक कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दो सिचुएशन है लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हम रनिंग डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। दो रूम में अलग अलग लाइट है पर दोनों में रिएक्शन टाइम चेक कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बार हमें ये देखना है कि स्मोकिंग हैबिट्स चेक कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह के डेटा पे यू कैन अप्लाई साइन टेस्ट, एंड व्हेन यू विल अप्लाई द साइन टेस्ट यू कैन सी कि दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो किसी का इस तरीके का प्रोजेक्ट तो नहीं है? क्या कोई साइन टेस्ट अप्लाई कर सकता है अपने प्रोजेक्ट में? गीतांश क्यों चला गया? गीतांश ने भी तो ज्वाइन किया था ना। मैम वो जो बीच में वहीं से चला गया। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, कुछ क्लियर हुई चीज है या नहीं? हुई है मैम। वही।
क्योंकि वैसे तो ये टेस्ट ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट्स नॉट सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर होती हैं। सिग्निफिकेंस लेवल भी कई तरह के हैं, 1%, 5%, 10%, उनकी वैल्यूज भी अलग अलग हैं, तो एकदम से तो आई थिंक आई स्क्वायर अगर आप अप्लाई कर सकते हो अब इस, और इंटरप्रिटेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ पी वैल्यू को चेक करना है। 0.05 से कम है तो रिजेक्ट कर दो, 0.05 से ज्यादा है रिजल्ट तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो अभिनव है, ज्योति और दिव्या है ना, तीनों प्रेजेंट है। यस मैम। यस मैम। तो अभी ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर लेती हूँ जहां से मैंने एसपीएसएस को डाउनलोड करा है, आप लोग भी ट्राई कर लेना उसको डाउनलोड करने का। ठीक है, डाउनलोड हो जाता है तो यस। अभिनव का तो मैंने प्रोजेक्ट पूछ लिया। ज्योति, दिव्या, आप लोगों के क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आप लोग लगा सकते हो काई स्क्वायर? मैम काई स्क्वायर तो लग जाएगा, साइन टेस्ट नहीं। हाँ, साइन टेस्ट नहीं जनरली लगता, क्योंकि इस तरह का डेटा नहीं होगा। तो आप लोग भी ट्राई कर लेना काई स्क्वायर टेस्ट लगाने की, है ना। ओके मैम। करना तो कुछ भी नहीं है, दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके रिजल्ट ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे, वो टेबल उठा के वहां पे अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेना। ठीक है, हर हर क्वेश्चन के लिए बार बार आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल से, या वो जेंडर ले लो या एजुकेशन ले लो या फिर कोई भी एक लेवल ले लो, इनकम ले लो, है तो सारे कैटेगोरिकल ना। इनकम चाहे आपका नॉमिनल है या फिर ऑर्डिनल है, तो आप किसी भी एक लेवल को लेके और अप्लाई कर दो। चार्ट भी बनाया जाएगा, टेबल भी। अम, इसका जो एमसीक्यू टेस्ट है मैं नेक्स्ट क्लास में फिल करा लूंगी। नेक्स्ट क्लास में आओगी तीनों? यस मैम। क्योंकि अभी एमसीक्यू या अभी अभी लिंक शेयर करूं या मैम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आ जाना। ठीक है, कर देना। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट मैं ले लूंगी नेक्स्ट क्लास में। एंड ठीक है, देन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रेज द क्वेश्चन, अदरवाइज फिर मीटिंग ऑफ करते हैं। Okay then, beta, bye, take care, and now you people can leave. ओके मैम, थैंक यू। Okay, beta.